नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या नेजा और मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है मिस्टर गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO एट कंप्लीट सर्कल। थैंक यू सो मच मिस्टर चड्ढा, वंस अगेन आपने अपना वक्त निकाला, आप बीटी बाजार पर जुड़े। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा आपसे, क्योंकि मार्केट्स में हमने देखा है एक शानदार बुल रन देखने को मिला है अगर हम पिछले ही 2 महीने की बात करें, बट अगर अब आने वाले सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो उसमें सारी जून क्वार्टर अर्निंग्स जो अभी आने वाली हैं उस पर नज़रें टिकी हुई हैं एंड इनफैक्ट जो FII फ्लो है वो भी फोकस में बना हुआ है। क्या आप मेजर करेक्शन देखते हैं कोई सेकेंड हाफ के लिए, या फिर ये बाय एंड डिप्स मार्केट्स ही रहेगी? मेरा मानना है कि बाज़ार अच्छे ट्रेंड में आया और हमें ये ऑल टाइम हाई नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग है। पिछली बार जब 18,800 आया था इंडेक्स अक्टूबर 2021 में, 21 महीने लगे हमें उसको क्रॉस करने में। तब हमारा जो EPS था वो 600 सवा 600 के आसपास था। बाजार करीबन 26-27 के P मल्टीपल पे था। अभी आप 20 के इस साल का 960 EPS की बात हो रही है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 19,000 को तो वो करीबन 20-21 का मल्टीपल आता है। तो अर्निंग बड़ा है, तो प्रीवियस हाई वापस आया है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई बोलना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का इंडेक्स का रिटर्न तो कुछ खास है नहीं। दूसरा, जब भी भारतीय बाजारों में हमने कंसोलिडेशन देखा है 2-3 साल का, तो जो उसका बाद मूवमेंट आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प और प्रोनाउंस्ड आता है। 500,000 पॉइंट का नहीं आता है, हालांकि जो पास्ट में हुआ है ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, नॉमिनल जो इन्फ्लेशन और GDP का नॉमिनल GDP बोलते हैं, वो 12-13% सस्टेन करेगा इस इन्वायरमेंट में जब वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। जर्मनी में 2 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, US की ग्रोथ बहुत स्लो है, चाइना में भी 3-4% ग्रोथ की बात हो रही है। तो उस लिहाज से ये भारत एक ऐसी इकोनॉमी है, शायद इकलौती इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमी में जो डबल डिजिट नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रही है। तो आपको जो प्रीमियम है वो प्रीमियम का एक रीज़न है, राइट? राकेश झुनझुनवाला जी बोलते थे कि अगर आप बॉम्बे में रहे हैं कि धारा भी है, पेडर रोड है। तो भारत तक को प्रीमियम है, तो भारत का प्रीमियम आज का प्रीमियम नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज भी देखेंगे तो 16-17 का मल्टीपल हमें मिलता है, अभी 20 का मल्टीपल है। तो फेयर प्लस जोन में है, ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्सपेंसिव या यूफोरिक जोन में है। तो बजाय इसके कि हम देखें कि ये 19,000 एक नंबर है, आगे ऐसे कई माइलस्टोन्स आएंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि किस पॉकेट में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जब आप एक बार क्रिकेट में जैसे 50 या 100 रन बनाते हैं तो एक फ्रेश गार्ड लेना चाहिए आपको, ताकि वापस से फील्ड को देखे और सारा देखे। तो मुझे लगता है मार्केट भी उसी दौर में है। आपको फ्रेश गार्ड, फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इस वैल्यूएशंस में मुझे कहाँ पैसे लगाने हैं। एब्सोल्युटली। और गुरमीत सर, आप ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपने रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि आप 25 से 30 गुड बिजनेसेस पर रिसर्च करते हैं, उनकी मैनेजमेंट से मिलते हैं और तमाम उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनसे भी लर्निंग्स आपको मिलती है सीखने को। तो आप उन में से कुछ बिजनेसेस के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ, क्योंकि इस वक्त इस तरीके की मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना थोड़ा सा टफ है। देखिए, 7,000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, है ना? तो हमारी पहली कोशिश होती है, जैसे मैंने पहले बोला था कि 90% आपका काम यह है कि क्या नहीं लेना है। जब आप वो 90% कर लेते हैं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। पहला फ्रेमवर्क हमारा होता है कि कंपनी की ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ है, वो कम से कम जो GDP, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है या जो सेक्टर की ग्रोथ है, तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 3-4-5% ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अगर 16-18% टॉप लाइन ग्रोथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब कंपनी का 4-5 साल में टर्नओवर डबल हो रहा है। हम फिर उसके बाद ये देखते हैं कि उसके साथ मार्जिन भी कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं, ज़्यादा मुनाफा आ रहा है कि नहीं। खाली ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करके हो रही है। जैसे मारुति में हमने देखा था कि 7 लाख 8 लाख गाड़ियाँ बेचता था साल की, आज से 6-7 साल पहले। इस साल शायद 17-18 लाख गाड़ियाँ बेच रहा है। भाव वहीं का वहीं है 6-7 साल, क्योंकि मार्जिन गिरा। बहुत सन फार्मा देखिए आप, 2014 का टर्नओवर देखेंगे और इस साल का देखेंगे तो 3 गुना टर्नओवर बढ़ गया, बट ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया। US में प्राइसिंग प्रेशर था और कई कारण थे। तो ग्रोथ मार्जिन के साथ आनी चाहिए। और मार्जिन क्या है? मार्जिन है जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में।
तो उसमें लिए आप कंपनी को इनोवेट करते रहना, नया वैल्यू एडिशन ऐड करते रहना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना, रिसर्च करना। अगर आप फार्मा कंपनी है, केमिकल कंपनी है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ये फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी का फिल्टर लगाइए एक, अगर आप 15% का लगाएंगे तो 7,000 कंपनी में से शायद 300 रह जाती है। तो बाकी हम कहते हैं नॉन इन्वेस्टेबल है, वो ठीक है, मूवमेंट उनमें आ सकती है अगर टर्न अराउंड होगा, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, और वो लंबे समय के लिए अगर आप 15% भी नहीं बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो आप बिजनेस कर क्यों रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो कुछ आइडियाज आते हैं। फिर आप देखते हैं कि इंडिया की थीम जो है, जो उसमें कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो जैसे अगर आज हम 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर जा रहे हैं, तो हमें क्रेडिट क्रिएशन चाहिए। तो बैंक के बिना क्रेडिट क्रिएट किए आप वो जर्नी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए। तो एक बैंकिंग हमें सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें हमें बड़े बैंक्स तो अच्छे लगते ही हैं, प्राइवेट बैंक्स। हमें आज ये जो स्मॉल सेविंग बैंक्स हैं और जो MFIs हैं, ये भी अच्छा लगते हैं, क्योंकि भारत में पहले 10 से 15 करोड़ लोगों को ही बैंकिंग का, फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस था। आज वो नंबर 60-70 करोड़ हो गया है। आज एक किराना वाला है, अगर मान लीजिए MP के किसी गांव में, वो 10 साल से किराने की शॉप रन कर रहा है, तो वो क्योंकि रिटर्न उसकी मिनिमम रिटर्न होती थी, वो फाइल नहीं करता था, बैंक उसे लोन नहीं देता था। लेकिन आज एक एक्विटास या छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको माइक्रो लैब दे सकता है, उसकी दुकान के अगेंस्ट उसको 2 लाख रुपए दे सकता है। वो 10 साल से वहाँ काम कर रहा है, कहाँ जाएगा वो। पहले वो लोन इनफॉर्मल सेक्टर से, लोकल लेंडर से लेता था। तो मुझे लग रहा है जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, ये एक और अपॉर्चुनिटी है, तो ये हमें अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है कि इंडिया एक हब बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। हम IT सर्विसेज का तो थे ही, IT बैकएंड का, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा एप्पल ने पिछले साल $1.2 बिलियन का इंडिया से सोर्सिंग और एक्सपोर्ट किया, और एप्पल बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर एप्पल एप्पल $5 बिलियन की बात कर रहा है अगले 3-4 साल में इंडिया से एक्सपोर्ट करने की, तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स मोबाइल में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, AC में, LED में, लाइटिंग में आएंगे। तो ये यहाँ इंडिया में कुछ अच्छी कंपनीज हैं। यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में कंपनी है डिक्सन, हमें अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है ऐसे कई डिक्सन आपको अगले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग हम पॉजिटिव हैं। तीसरा, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। ऑटो मुझे लगता है बहुत समय बाद, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स अगर आप देखेंगे, अच्छी साइकिल स्टार्ट हुई है। एक आम हिंदुस्तानी अपग्रेड करना चाहता है बाइक से कार में, और जो जिसके पास कार है वो छोटी सी बड़ी कार में जाना चाहता है। सिमिलरली ये अपग्रेड हमें घर में भी देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद जो अर्बन इंडिया में सेल है वो बहुत अच्छी है होम्स की। DLF देखिए आप, अभी एक प्रोजेक्ट आया था, 3 दिन में पूरा वो प्रोजेक्ट 1100 अपार्टमेंट सेल हो गए, जो 18,000 रुपये स्क्वायर फीट का जिसका रेट था। तो हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग है। जो रेंट पे है वो अपना घर चाहता है, जो अपना घर है वो बड़ा घर चाहता है। तो ये साइकिल प्ले आउट हो रही है। और ये जब होता है, जब आपकी एक इनकम जो है एक सर्टन थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है $2,000 पर कैपिटा, वो इंडिया में हो रहा है, तो आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉकेट्स में हम कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं। और कुछ गलतियां होंगी आपसे, बट अगर आप 60% भी ठीक है तो मार्केट विल टेक केयर ऑफ यू। एब्सोल्युटली, आपने इन तमाम सेक्टर्स की बात की, पर कुछ सेक्टर्स अगर मैं देखूँ, सिक्लिकल सेक्टर, डिफेंस, सीमेंट, ऑटो एंसिलरी, इन्होंने जो है रैली में पार्टिसिपेट किया है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने देखा शानदार रैली देखने को मिली है। तो आगे चलकर अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें कैलेंडर ईयर 2023 की, तो ये तेज़ी आपको आगे भी दिखाई दे रही है? देखिए, कुछ पॉकेट्स में तो रहेगी। जैसे सीमेंट में हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। बहुत समय बाद वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डिमांड को आउटपेस कर रही है। आपने अल्ट्राटेक की कमेंट्री सुनी होगी, उन्होंने बोला कि वो मार्च और अप्रैल में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे। मैंने अपने करियर ACC सीमेंट से स्टार्ट किया है नौकरी। बहुत टाइम बाद सीमेंट को ये जो साइकिल है, मुझे 2003 से 2007 की थोड़ी सी इसमें झलक है। अभी बहुत जल्दी है कहना। तब जो आपके ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे, आपको ध्यान नहीं होगा, SBI ने और L&T ने HDFC बैंक से बेटर किया था, HUL से बेटर किया था उस पीरियड में 2003 से। तो जब केपेक्स साइकिल स्टार्ट होती है तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि
हम एक केपेक्स साइकिल में है इंडिया, तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छा करेगा, सीमेंट है, आपके कैपिटल गुड्स हैं, अच्छा करेंगे। ऑटो एंसिलरी में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ जगह बहुत फास्ट रन अप आया है, तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना होगा। बट आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा OEM अच्छा कर रहा है और फिर उसकी पूरी वैल्यू चेन। अगर TVS अच्छा कर रहा है तो TVS का सबसे बड़ा वेंडर कौन है और सप्लायर कौन है, तो संदार टेक्नोलॉजीज है, जैसे वो फ्रेम बनाता है, लॉक्स बनाता है, मेटल शीट्स बनाता है। 17-18 हज़ार रुपये का उसका किट वैल्यू है पर व्हीकल ऑफ TVS, जो राइडर है उनका मॉडल। तो ऐसे आप वैल्यू चेन मैप करिए। अगर बजाज और मारुति अच्छा कर रहा है तो उनो मिंडा अच्छा करेगा, क्योंकि वो उसका मेन कंपोनेंट सप्लायर है। तो अगर आप ऑटो में वैल्यू चेन मैप करेंगे तो अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। M&M बहुत अच्छा लग रहा है, इतने रनअप के बाद भी 16 के अर्निंग मल्टीपल पे है, और बहुत समय बाद उनका कैपिटल एलोकेशन ठीक हुआ है। SUVs में अच्छा कर रहे हैं, ट्रैक्टर में मार्केट शेयर गेन किया है, 41% मार्केट शेयर है, फार्म इक्विपमेंट में अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ जगह अभी भी वैल्यूएशंस जो है मुझे लगता है रीजनेबल है, और कुछ जगह स्ट्रेच हो गई है। तो जब भी बाजार बढ़ता है तो कुछ चीज़ें बहुत जल्दी प्राइस इन कर लेती है यूफोरिया, और कुछ चीज़ें आराम से चलती है, कुछ चीज़ें अभी भी तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप पूरे सेक्टर को बोलेंगे कि महंगा है या सस्ता है, वो मुझे लगता है ठीक अप्रोच नहीं है। अब जैसे IT है, अच्छा नहीं कर रहा है, पर कुछ IT स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे कंपनीज जिसे हम ERD बोलते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन, कुछ कंपनीज हैं जो EV का सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कार का। तो कार में पहले 15% सॉफ्टवेयर लगता था, आज कार की कॉस्ट का 30% सॉफ्टवेयर कॉस्ट है। 3-4 साल में कार 50% कॉस्ट जो होगी वो चिप्स और सॉफ्टवेयर की होगी। तो उसमें एक कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज, उसका शेयर डबल हो गया इसी पीरियड में। तो मिड कैप कुछ IT कंपनीज अच्छा किया है, परसिस्टेंट ने अच्छा किया है, साइंस ने अच्छा किया है। तो आपका जो पूरे एक सेक्टर को आप मत देखिए कि सेक्टर अच्छा है ये खराब है, ठीक है। कुछ एक सेक्टर ज्यादा अच्छे होंगे किसी से मैक्रो में, तो वहां पे थोड़ा लेवल 2 जाने की जरूरत है। बट फिर भी कोई ऐसा सेक्टर जिनसे दूर रहने की जरूरत है अभी? सेक्टर नहीं है, इंडिविजुअल। जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत ज्यादा ऑब्सीन वैल्यूएशन है और वो फंडामेंटल्स उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो दूर रहिए। हम ना अंडर परफॉर्मेंस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर हम आउट परफॉर्मेंस क्वेश्चन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। कोई चीज अगर जा रही है ऊपर और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो वो एक ट्रैप होता है, और हमने देखा है कई बार बुल मार्केट में ऐसे कई स्टोरीज आती हैं जो स्टॉक स्टोरीज पे बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो प्राइस परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर रहा है। तो वहां पे आप देखिए, कुछ मुझे लगता है न्यू एज कंपनीज में थोड़ा सा मुझे लगता है यूफोरिया है, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबल होने में अभी भी टाइम लगेगा, मेरा ये मानना है। और बाजार कब पेशेंस रन आउट करेगा कहना बहुत कुछ अच्छा करेंगे उसमें से, बट अगर आप रेशियो देखेंगे तो शायद 5 में से 1 अच्छा करेगी, मतलब ऐसा है। तो वो पॉकेट है। डिफेंस में कुछ PSU 40 के मल्टीपल पे हो गए, आप 35-40 का मल्टीपल नहीं दे सकते PSU को। तो कुछ हर सेक्टर में कुछ पॉकेट्स हैं, मैं बोलूंगा, जहाँ पे आपको थोड़ा ओवर पे मत करिए। अगर कोई चीज अच्छा कर रही है उसको क्वेश्चन जरूर करिए कि ये क्यों इतना अच्छा कर रहा है। अगर फंडामेंटली अच्छा कर रहा है अच्छी बात है, तो कंटिन्यू रहिए। बट आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है कि स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। ओके और उन इन्वेस्टर्स के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी जिनको फोमो है, अभी उनके जो स्टॉक्स है वो पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर पाए, जो अभी रैली हमने देखने को मिली है? देखिए ये ना इन्वेस्टिंग जो है ना, ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 नहीं है। आपको पिच पे खड़े रहना है, आउट नहीं होना है। अगर आप फोमो करेंगे तो आउट होने के चांसेस हैं, आप लॉस बना सकते हैं। और आप अगर खड़े रहेंगे तो 1-2 लूज बॉल मिलेगी मारने की भी बात में, है ना। तो आप डटे रहिए, अपॉर्चुनिटीज का वेट करिए, कोई जल्दी नहीं है। बाजार 25,000 निफ्टी नहीं होने वाला है 2 महीने में, है ना। तो होने को हो सकता है, बट वैसे कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी कम है। और मौके का, और ये मैराथन है, ये आपको कंटिन्यूसली लगे रहना है। आपका गोल जो है वो 5-10 साल आगे है, तो उस तरीके से सोचिए। ये मत सोचिए कि 1 महीने बाद क्या इसमें होगा या 2 महीने बाद क्या इसमें होगा। हम और जल्दी पैसे नहीं बनता मार्केट में, ये वो जगह नहीं है जहां आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। अगर सोच के आएंगे तो शायद जल्दी गरीब जरूर बन सकते हैं। और आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा गुरमीत सर, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है बहुत इंस्पायरिंग रही है, काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, एंड लाइक देम, आई एम ऑल्सो अ फैन। बट मैं यही आपसे समझना चाहूँगी कि जो आपकी जर्नी रही है, अगर थोड़ा सा आप हमें बता पाए, और जो बिगेस्ट लर्निंग आपकी अभी तक रही है इतने सालों की स्टॉक मार्केट की। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, है ना। स्टॉक मार्केट में जिस दिन आपको लगेगा कि मैं अराइव हो गया हूँ, मैंने ये कहा था, ये मैं जो आ जाता है, वैसे लाइफ में कहीं भी मैं आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ जल्दी होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ ग्रेट लेवलर।
ये अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को बहुत हम्बल कर देता है। राकेश झुनझुनवाला सर ने भी टाइटन की सब बात करते हैं, क्रिसिल की सब, उनको येस बैंक में, DHFL में, एयरलाइंस काफ़ी जगह नुकसान भी हुआ है, वॉरेन बफेट को भी नुकसान हुआ है बहुत जगह। तो गलतियां होंगी और आपको गलती से सीखते रहना है। तो एक अच्छा स्टूडेंट रहना है हमेशा मार्केट का, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलना है। तो पहला जो इसका प्रिंसिपल है कि आपको कंटिन्यूसली, इनफैक्ट हमारी लाइन बोलते हैं कि 3 लोगों को हमेशा सारी उम्र पढ़ते रहना पड़ता है, एक डॉक्टर को, एक लॉयर को, एक इन्वेस्टर को। कंटिन्यूसली आपको जो है लर्निंग करते रहना पड़ेगा। दूसरा एक जो मैंने सीखा है कि हम लोग ना विनर्स को जल्दी बेच देते हैं और लूजर्स को होल्ड ऑन करते हैं। ये साइकोलॉजी, तो बिहेवियर फाइनेंस जो उतना इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फाइनेंस है। तो मैंने बहुत स्टॉक्स बहुत जल्दी बेच दिए थोड़े से गेम में। तो जैसे HDFC बैंक 2004 में गया, 2006 में ESOP छोड़ दिए अपने, क्योंकि मुझे किसी ने 30% सैलरी हाइक दे दिया था। तो आज शायद होते तो 20-25 करोड़ के शेयर्स होते वो। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट साइकिड नहीं होना है आपको, थोड़ा सा लंबा व्यू रखना है और लूजर्स को जल्दी गलती अपनी जो है जल्दी माननी है। अगर आपसे गलती हुई है तो ईगो मत लाइए बीच में कि नहीं मैंने सोचा है, अगर मैंने ये तो अच्छा ही होगा, मैंने तो टीवी पे बोला है ये शेयर अच्छा है। नहीं, आप पे गलतियां होंगी और अच्छा इन्वेस्टर वो है जो गलती मानता है। मैंने कई गलतियां करी स्टॉक्स में, बट अगर मैं उसको होल्ड करके रहूंगा तो वो तो गेट रिड ऑफ योर, वो कहते हैं कि बुक लॉसेस डोंट बुक प्रॉफिट्स। गलतियां सुधारते रहो, अच्छी कंपनीज को आप करते रहो और अच्छी जर्नी रही है। मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत लाइफ में कमाया है, थोड़ा बहुत चाहे नाम कमाया हो या थोड़ा बहुत पैसा कमाया, अभी तो खैर बहुत लंबा जाना है, वो स्टॉक मार्केट से ही कमाया है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो मुझे लगता है मैं इंडिया को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे ये मैं कहता भी रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली लगता है ये हमारा डेकेड है और अनलेस हम कोई खुद सेल्फ गोल करें तो चीज़ें जगह पे हैं। आपको बस कुछ गलती नहीं करनी है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है इंडेक्स ले लीजिए। मैंने एक छोटा सा ट्वीट पे कैंपेन शुरू किया था, हर घर निफ्टी। आप देखिए हम $750 बिलियन की साल की सेविंग करते हैं और हम खुश होते हैं कि सिप बुक हो गई $2 बिलियन, 24 बिलियन हुआ साल का। 3-4-5% उस हर साल 700 बिलियन सेव होता है, उसका सिर्फ 5% मार्केट में आ रहा है। पहले ये 2-3% आता था, 5, ये 10-15% होने वाला है। तो स्टोरी, हमें FIIs की जरूरत नहीं होगी 3-4 साल बाद। अब आए वेलकम है, मतलब फॉरेन कैपिटल किसको नहीं चाहिए, बट हमारी डिपेंडेंसी कम हो ही गई है, आपने देखा है ना, पहले से कम हुई है, आगे जाके ये और कम होती जाएगी। डोमेस्टिक फ्लोज ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं, काफ़ी शानदार सफ़र रहा है आपका और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही ये जो सफ़र है ये आगे भी ऐसे ही चलता रहे। एंड ऑन दैट वंडरफुल नोट, थैंक यू सो मच मिस्टर चड्डा, वंस अगेन आपने अपना वक्त निकाला, हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करी, इतना कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।